बाप से मेरे चला ना जाता, बाप से मेरे चला ना जाता, फिर भी काम को जाता है और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वह घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है सबको, मेहनत में मेरी कमी नहीं और वो जीवन ही क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत की ठनी नहीं। सब्र का मैया बांध न टूटे, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी है, मैं पटवारी बनकर लौटूंगा या वन रक्षक बनकर लौटूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 प्रश्न। और ये सभी 20 प्रश्न जो है दोस्तों, जो MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था 2017 में, उसके एक ही शिफ्ट के, मतलब 18 जुलाई 2017 को दोस्तों जो पेपर हुआ था उसकी प्रथम शिफ्ट के 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अभी तक आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा था, ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर कर चुका हूँ। 2 या 4 ही टॉपिक जो बचे हैं दोस्तों, उनको मैं धीरे धीरे आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी हम जब MCQ सॉल्व करेंगे तो MCQ के माध्यम से दोस्तों हम उन टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक जनरल साइंस कहां से पढ़ी है, कैसे पढ़ी है, मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तविकता यह है दोस्तों कि ये MP फॉरेस्ट गार्ड 2017 का पेपर लाया हूं, ठीक है। कब का पेपर? 2017 का। और अभी क्या चल रहा है? 2023, मतलब 6 साल हो गए। मतलब दोस्तों 6 साल पहले जो पेपर आया था उसके तुलना की बात करें दोस्तों, तो अभी तो कंपटीशन ज़्यादा है और उससे ज़्यादा पेपर ही टफ आएगा, और इजी पेपर भी आएगा दोस्तों, तो सभी सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आप अपना आकलन खुद करना कि आप कितने गहरे पानी पे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है, ठीक है, तो रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, उपरोक्त सभी या चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन दिए हैं, आंसर इसका दोस्तों उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा जो होती है ना, वो रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करती है, ठीक है। कैसे उत्पन्न करती है? क्या होता है दोस्तों, विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? विद्युत लेपन किया जाता है। जैसे मान के चले दोस्तों, आप कभी कोई सोना या चांदी की चीजें देखते हो ना, ठीक है, आपको लगता है कि सोना चांदी की है, लेकिन वो सच में सोना चांदी की नहीं होती, तो उसके ऊपर क्या किया जाता है? पॉलिश किया जाता है। क्या किया जाता है? पॉलिश कर दी जाती है। कोई भी मान चलो सस्ती धातु के ऊपर क्या कर देते हैं? महंगी धातु की पॉलिश कर देते हैं, तो वो क्या होता है? उसको कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहते हैं उसको? विद्युत लेपन, ठीक है। और जैसे मान को चलो दोस्तों, आपका लोहा का दरवाजा है, तो लोहा के दरवाजे को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर पेंट कर देते हैं ना, तो ये क्या होता है? विद्युत के रासायनिक प्रभाव होते हैं, ठीक है। ऊष्मीय प्रभाव भी दोस्तों आपको पता है, ठीक है, कि विद्युत क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है, ठीक है। जैसे आप पानी गर्म करते हो ना, पानी गर्म करने की राड जो डालते हो तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, तभी तो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और चुंबकीय प्रभाव दोस्तों क्या होता है? विद्युत के पास जब हम ले जाते हैं, एक चुंबकीय सुई को ले जाते हैं, तो वो विक्षेपित होती है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर उपरोक्त सभी। मैंने आपको तीनों प्रभाव बता दिया, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप कहीं किसी किताब से पढ़ रहे होगे, यदि लुसेंट के किसी किताब से पढ़ोगे, तो आपसे ये क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं बनेगा, ठीक है। परंतु दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, क्या कुछ भी नहीं पता है, और आपने 7वीं से लेकर 10वीं तक की NCERT के सिर्फ चैप्टर के नाम पढ़े हो ना, तो चैप्टर के नाम से ही आपसे ये क्वेश्चन बन जाता। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो धारा, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, ये तीनों चैप्टर के नाम है। अलग अलग क्लासेस में दोस्तों अलग अलग चैप्टर में ये नाम दिए हुए हैं, तो यदि आपने सिर्फ चैप्टर के नाम भी पढ़ लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है NCERT का, ठीक है। तो विद्युत धारा तीनों प्रभाव उत्पन्न करती है। अच्छा, ये बात हो गई। अब विद्युत धारा क्या होती है दोस्तों? देखिए, आवेश का जो प्रवाह की धारा होती है उसको विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय होता है। अच्छा, आवेश का मात्रक क्या होता है पता है आपको? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। इसलिए विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने विद्युत धारा I बराबर क्या बताया हूं? Q/T, मतलब दोस्तों आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर Q मतलब आवेश और T मतलब समय। अब Q का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। क्या हो गया? कूलाम, ठीक है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो गया? विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड हो गया। किसका मात्रक? विद्युत धारा का मात्रक। लेकिन इस कूलाम प्रति सेकंड को दोस्तों क्या कहा जाता है? एम्पियर कहा जाता है, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है, और इसे क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। और यदि क्वेश्चन में पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर लगाना। अगर वो थोड़ा स्मार्ट रहा पेपर बनाने वाला, तो एम्पियर ना देके उसने यदि कूलाम प्रति सेकंड दे दिया ना, तो आप चकरा जाओगे। इसलिए कूलाम प्रति सेकंड भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, विद्युत धारा को दोस्तों अमीटर के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? अमीटर के द्वारा मापते हैं। और याद रखना दोस्तों, अमीटर जो होता है हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। श्रेणी क्रम क्या होता है? पार्श्व क्रम क्या होता है दोस्तों? मैंने सब पढ़ा चुका हूं टॉपिक में, ठीक है। तो अमीटर जो है दोस्तों क्या होता है? विद्युत धारा मापी जाती है और हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है।
अच्छा दोस्तों, विभवांतर जो होता है, विभवांतर का मात्रक याद रखना, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है विभवांतर का मात्रक? क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसको कैसे मापते हैं? इसको वोल्ट मीटर से मापते हैं। और वोल्ट मीटर जो होता है दोस्तों वो हमेशा किस क्रम में जुड़ा रहेगा? पार्श्व क्रम में जुड़ा रहेगा। किस क्रम में? पार्श्व क्रम में, पैरेलल में जुड़ा रहता है, ठीक है। और अमीटर श्रेणी क्रम में, ठीक है। अच्छा, एक ओम का नियम भी मैंने बताया था दोस्तों, चैप्टर पढ़ा रहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर क्या हो जाता है? IR। क्या होता है जब हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने दोस्तों तो क्या आता है? एक है नीतांक आता है, कांस्टेंट आता है। तो इस नीतांक को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? याद रखना, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? ओम। अच्छा, मैंने एक चीज और बताया था दोस्तों कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना दोस्तों, प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की जो लंबाई होती है, ठीक है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है ना। और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों उसका क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तापमान की क्या होता है? समानुपाती होता है। तापमान टेम्परेचर के समानुपाती होता है। और पदार्थ की प्रकृति पर भी दोस्तों क्या करता है? चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने दोस्तों मेरा वो वाला चैप्टर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, ठीक है, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं। ये चैप्टर दोस्तों मैंने अभी बायोलॉजी के एक चैप्टर पढ़ाया था, जो प्रक्रम, जिसमें मैंने श्वसन पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होता है श्वसन, ठीक है। तो देखिए, मनुष्य क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और ऑक्सीजन गैस लेता है। अच्छा, गैस कहाँ से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ छोड़ता है? मुंह से छोड़ता है, लेकिन लेता कहाँ से है? नाक से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नाक से क्या होता है? नाक से क्या होता है? नाक से क्या होता है? हम गैस लेते हैं, ठीक, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। और नाक से क्या होने के बाद दोस्तों क्या होता है? आपने देखा होगा नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। तो वो बाल से क्या होता है दोस्तों? जो हवा रहती है ना वो शुद्ध हो जाती है। मतलब यदि कोई धूल का कण है, मिट्टी का कण है, ठीक है, तो क्या होता है? वो शुद्ध हो जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या जाती है? हवा फेफड़ों में जाती है। कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है। लेकिन फेफड़ों में जैसे ही हवा जाती है दोस्तों तो क्या होता है? जो मार्ग होता है ना, छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। किसमें विभाजित हो जाता है? छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। और गुब्बारे जैसी संरचना होती है वहां पर। कैसी संरचना होती है? गुब्बारे जैसी संरचना होती है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कूपिका कहते हैं, ठीक है। याद रखना, उसे क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, मानव में जो श्वसन होता है, श्वसन वर्णक होता है, वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। यदि हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या होता है? मानव में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो याद रखना, मैंने बता दिया कि वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? तो याद रखना दोस्तों, वायु कूपिका कहलाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी जो प्रक्रम से लिया गया है, क्लास 10th की एनसीईआरटी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज और पॉइंट याद रखना दोस्तों, मैंने आपको बताया था उस समय कि श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी, किसके ऊपर? श्वास नली जो होता है दोस्तों उसके ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सीलिया कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सीलिया, ठीक है। श्वास नली के ऊपर हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचना को क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं। तो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था? विद्युत का रासायनिक प्रभाव बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। क्या होता है? जैसे मान चलो लोहा है, ठीक है, लोहा के ऊपर हम क्या करते हैं दोस्तों? जंग लगने से बचाने के लिए पेंट कर देते हैं, ठीक है। या किसी प्रकार की कोई भी चीज होती है दोस्तों, जैसे मान चलो आभूषण बनाना है तो क्या करते हैं? कई नकली सोना पहनते हैं ना, तो उसमें क्या करता है? सोना चांदी के ऊपर क्या कर देते हैं? परत चढ़ा देते हैं। तो ये होता है दोस्तों विद्युत लेपन। क्या होता है? विद्युत लेपन। और विद्युत लेपन जो होता है दोस्तों इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी में विद्युत लेपन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वह प्रक्रिया दोस्तों जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और याद रखना, जैसे मान के चलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कार होती है, ठीक, कार के कुछ भाग होते हैं। हमारा जो नहाने की बाथरूम होती है उसमें जो टोटी लगी होती है, गैस का बर्नर देखे होगे, ठीक है, या साइकिल का हैंडल देखे होगे, या पहियों के जो रिंग होते हैं वो देखे होगे, तो बड़े चमकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों याद रखना, उसमें क्रोमियम का लेप करते हैं। किसका लेप करते हैं? क्रोमियम का लेप करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जो आभूषण बनाने वाली सस्ती धातु होती है दोस्तों उसमें सोने चांदी का विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। समझ गए? परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत की सहायता से। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है तो क्या होता है? तो समान वेग से ही होगा। देखिए दोस्तों, प्रकाश क्या होता है? ठीक है, प्रकाश आपको पता है ना, प्रकाश क्या होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो दिखता एक ही है सफेद कलर का, लेकिन 7 बेजानी हबी नाला 7 प्रकार से बना होता है। तो भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होगा तो वो समान वेग से ही होगा, किसी भी रंग का प्रकाश हो, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, समान वेग से प्रवर्तित होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि जो प्रकाश होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ। और ध्वनि कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक, चलिए। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, परावर्तन क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण परिवर्तित किरण आपतन बिंदु प्रबलम एक ही तल में होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। अच्छा, कभी ये पूछ लिया जाए कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप दर्पण देखते हैं ना, तो आपका इधर राइट हैंड वाला हाथ बायां में दिखता है और बायां वाला राइट में दिखता है, तो इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीवर पाइप बने होते हैं। सीवर पाइप किसके बने होते हैं ये पूछ रहा है। तो सीवर पाइप दोस्तों याद रखना कास्ट आयरन के बने होते हैं। अब सीवर पाइप क्या होता है या सीवर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपका घर है, घर में आपको पता है पानी आता है, कहाँ से आता है? एक लोहा की मतलब किसी भी चीज की पाइप लगे रहते हैं ना, उससे आता ना पाइप, लोहे की पाइप लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये पाइप लगे रहते हैं और जो गंदा पानी निकलता है वो भी पाइप से जाता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है ये क्या होता है, पाइप का एक जाल बिछा होता है, इसे क्या कहते हैं? हम सीवर कहते हैं। ठीक है, तो सीवर के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, याद रखना, सीवर पाइप के माध्यम से क्या होता है, हमारे घर का जो अपशिष्ट जल रहता है या बाहित मल रहता है उसको क्या करते हैं दोस्तों, उसको उसका जो निपटान है, मतलब उसको जहां पर उपचारित किया जाएगा वहां तक पहुंचाने के लिए दोस्तों ये सीवर पाइप बने होते हैं। और ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के बने होते हैं। ठीक है। अच्छा, हैजा और जीवाणु, हैजा और टाइफाइड जो होता है दोस्तों याद रखना जीवाणु से होते हैं, दूषित जल पीने से। ठीक है, और हैजा किससे होता है? ब्रिबियो कोलरा से होता है। किससे होता है हैजा? ब्रिबियो कोलरा, ब्रिबियो कोलरा से दोस्तों हैजा होता है। ठीक है, वहीं टाइफाइड की बात करें दोस्तों तो टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड होता है दोस्तों साल्मोनेला पैराटाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी। यदि आपको लिखते हुए समझ में नहीं आएगा तो मैं बोलता बहुत क्लियर हूँ। ठीक है, साल्मोनेला पैराटाइफी। अच्छा दोस्तों, अपशिष्ट जल जो होता है ना, ठीक, गंदा जल जो होता है उसमें जो ठोस पदार्थ रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं? ठोस पदार्थ रहते हैं, उसको क्या कहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो मैं ही बता देता हूँ भाई, है ना। जो अवशिष्ट पदार्थ ठोस होते हैं दोस्तों उसे आपंक कहते हैं। क्या कहते हैं? आपंक कहते हैं। मान के चलो दोस्तों आपके घर का गंदा जल है और उसमें कोई भी रेसे मेसे टाइप की चीजें हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे बजरी आ गई, रेसा आ गया, तो उसको आपंक कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बायोगैस के होते हैं, गोबर गैस को बायोगैस कहते हैं। अच्छा, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय क्या होते हैं? ठीक है, जैव निम्नीकरण दोस्तों याद रखना वे अवशिष्ट पदार्थ जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो गोबर है, ठीक है, गोबर जैसे दोस्तों ये होगा, इसको अपन क्या करेंगे? तोड़ेंगे, गोबर को तोड़ेंगे, मतलब तो ये क्या होगा? इसका कोई हानि होगी कि नहीं होगी? ठीक है, मतलब दोस्तों इसके जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। लेकिन दोस्तों अजैव निम्नीकरण में क्या होता है? इसमें हानिकारक पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, हानि रहित पदार्थ में। मतलब जैसे मान चलो आप उदाहरण के लिए प्लास्टिक को आप कितना भी तोड़ दो, क्या तोड़ दो? प्लास्टिक को कितना भी तोड़ दो दोस्तों तो वो प्लास्टिक ही रहेगी। इसलिए ये क्या हो जाती है? अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरणीय होती है। ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय होती है और बैक्टीरिया और जीवाणु द्वारा घटित भी नहीं होती है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जल में वायु को प्रवाहित करना क्या कहलाता है? जल में वायु को प्रवाहित करना क्या कहलाता है? तो याद रखना वातन कहलाता है। जल में वायु को प्रवाहित होना क्या होता है? वातन होता है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट भाई, और ये भी एनसीईआरटी क्लास 7 का अवशिष्ट जल का प्रबंधन उस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने का गति करने वाला बल है घर्षण। ये मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको 50 बार बता चुका हूं दोस्तों घर्षण, और घर्षण मैंने जो पढ़ाया हूं आपको, ठीक है, ऐसा घर्षण आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो घर्षण वाला वीडियो देखोगे आप, और 100% एक क्वेश्चन आएगा घर्षण से, ये बात भी आप देख के रख लो। तो आपको पता है घर्षण कहाँ होता है दोस्तों? घर्षण हमेशा होता है दोस्तों लगाए गए बल का विरोध करता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, स्थैतिक होता है, सर्पी होता है, लोटनिक होता है। मैंने ये बताया था आपको कि सर्पी स्थैतिक घर्षण जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है, फिर सर्पी घर्षण थोड़ा कम होता है, और लोटनिक घर्षण सबसे कम होता है। ठीक है, और घर्षण को दोस्तों कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम स्नेहक का उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, या बाल वायरिंग का उपयोग भी करके घर्षण उपयोग कम किया जाता है। यह क्या करते हैं हम, जैसे हमारे जूते में खांचे बने होते हैं, ठीक है, तो ये सब घर्षण को क्या करने के लिए, देखिए जूते में जो खांचे बने होते हैं घर्षण कम नहीं, वो घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि क्या होता है ग्रिपिंग अच्छी बने रहे तो हम फिसले ना। ठीक है, घर्षण दोस्तों
कम होने के भी फायदे होते हैं और बढ़ाने के भी फायदे होते हैं। घर्षण हमारे जीवन के लिए ये क्या होता है, लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों घर्षण नहीं होता तो हम क्या चल पाते, नहीं चल पाते। क्या हम लिख पाते, नहीं लिख पाते। क्या हम दोस्तों माचिस से आग जला पाते, नहीं जला पाते। ठीक है, घर्षण के कारण दोस्तों हम दीवार में कील ठोक पाते हैं। घर्षण नहीं होगा दोस्तों तो क्या होगा, मकान नहीं बनेगा। अब मकान कैसे बनेगा, देखिए घर्षण के कारण क्या होता है दोस्तों, ईटा जो होती है, ईट और रेत का जो गारा होता है ना, वो घर्षण के कारण ही चिपकता है। ठीक है, और घर्षण के कारण हम क्या होते हैं दोस्तों, हमारे हाथ में क्या होता है, जैसे हाथ रगड़ते हैं तो क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको उस टॉपिक में समझा चुका हूं। ठीक है, बिलियन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्ल का अभिगमन नहीं होता है। ये क्लास 11-12 की एनसीईआरटी से पूछा गया एकमात्र क्वेश्चन है 20 में से। ठीक है, तो ये याद रखना, समविद्युत बिंदु होता है। ठीक, यदि दोस्तों आपके अंदर जरा सा भी कॉमन सेंस रहेगा ना तो आप इसको लगा लेते। कैसे लगाते, बिलियन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्ल का अभिगमन नहीं होता। तो निसरण बिंदु तो इसका आंसर होगा ही। उदासीनीकरण बिंदु क्या होगा, जिसमें दोस्तों जिसमें क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। और युक्तिक बिंदु भी क्या होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है, इसमें विद्युत का कोई रोल कॉल नहीं होता, इसलिए समविद्युत बिंदु इसका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे दोस्तों जिसमें जरा सा कॉमन सेंस लगाओगे, आपको कुछ भी नहीं पता है ना, तो आप उसका आंसर सही कर लोगे। ठीक है, कंपनशील वस्तु की उस माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, तो आयाम कहलाती है। क्या कहलाती है, आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों आयाम क्या होता है। ठीक है, ये सब ध्वनि से संबंधित फैक्ट हैं। ठीक है, तो ध्वनि क्या मैंने बताया था, ध्वनि कैसी तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, क्या होती है ध्वनि, अच्छा ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो याद रखना ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। अच्छा, ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है क्या, ध्वनि का निर्वात में जाके हम एक दूसरे से बात करेंगे तो आवाज सुनाई देगी, नहीं देगी। मतलब ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, निर्वात में गमन नहीं करती ध्वनि। ठीक है, अच्छा आवृत्ति क्या होती है दोस्तों, याद रखना आवृत्ति फ्रिक्वेंसी जो होती है दोस्तों, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है। अच्छा, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ आपको, चारों चीज बता देना चाहता हूँ। मैं एक तरंग बनाता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये तरंग बना लिया भाई मैंने, है ना। देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होती है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो होती है दोस्तों दूरी तरंग दैर्घ्य होती है। मतलब इसको कैसे कहेंगे, किन्हीं दो निकटतम सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी, किन्हीं दो निकटतम सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी के को कहते हैं तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, लैम्डा का मात्रक मीटर होता है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी तरंग दैर्घ्य हो गया। अब बता देता हूँ आपको मैं आवृत्ति। आवृत्ति जो होती है दोस्तों 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड मान चलो, 1 सेकंड में दोस्तों जितने भी दोलन कर लेगी ये, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में जितने भी दोलन होगी दोस्तों उसको आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति मतलब एक प्रकार से रिपीटेशन। ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों, एक दोलन यहाँ से लेके यहाँ तक आने में दोस्तों, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगा उसे आवर्तकाल कहते हैं। अच्छा, आयाम क्या होता है, आयाम सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं है, ये है दोस्तों, है ना। आयाम जो होता है दोस्तों ये होता है, ये आपको मैंने तरंग बनाया। ठीक है, तो यहाँ से जो जितना ऊपर गया और यहाँ से जो जितना नीचे आया ये होता है आयाम। क्या होता है, आयाम। अच्छा, आयाम जो होता है दोस्तों याद रखना, यदि मृदु ध्वनि है ना, ठीक है, यदि मृदु ध्वनि है, उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, मृदु ध्वनि जो होती है लड़कियों की होती है और मोटी आवाज किसकी होती है, लड़कों की होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मृदु ध्वनि होगी तो आयाम कम होगा, छोटा होगा, ऐसा होगा, है ना। और यदि प्रबल ध्वनि है तो उसका आयाम अधिक होता है। ठीक है, प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है, मतलब ये, और मृदु ध्वनि मतलब बारीक आवाज का कम होता है। ठीक, ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। एक और चीज है ध्वनि से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आपने सुना होगा श्रव्य तरंग क्या होती है, पराश्रव्य तरंग क्या होती है। तो जो मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता की परिसर होती है याद रखना 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक रहती है। कहाँ तक रहती है, 20,000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक रहती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे की क्या होती है, अवश्रव्य तरंग कहलाती है। 20 हर्ट्ज से ऊपर की पराश्रव्य तरंग कहलाती है। और ध्वनि याद रखना दोस्तों ऊर्जा का एक रूप है। अच्छा दोस्तों, समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, सोनार का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सोनार का। इसका पूरा नाम पूछा जाता है। एसओ से हो जाता है साउंड, एन से नेविगेशन, ए से क्या हो जाएगा दोस्तों एंड, और आर से हो जाएगा रेंजिंग। ठीक है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार, सोनार का उपयोग किसमें किया जाता है, समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, सिंपल भाषा दोस्तों, अम्ल और क्षार मिलकर बनता है लवण एवं जल बनते हैं। ये क्वेश्चन अम्ल एंड क्षार एंड लवण वाले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया हूँ, बता रहा हूँ आपको मैं, यदि आपने वो टॉपिक भी देख लिया ना, एक क्वेश्चन आपका पक्का है। मैंने 3-4 टॉपिक के नाम बताया था, एक अम्ल क्षार वाला, ठीक है, एक घर्षण वाला, ठीक है, एक ये ध्वनि वाला, एक विद्युत वाला, एक प्रकाश वाला। तो ये जो टॉपिक है ना भाई, और एक मात्रक वाला, ठीक है, तो ये जो टॉपिक है रामबाण टॉपिक है, यहां से एक एक क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है। तो इसके लिए तो मैं कहता हूं कि आपने यदि जीके थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप वैसे कर लोगे। ठीक है, प्रकार पर
बिल्कुल करती है भाई। अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार की फसल होती है, रंग पर भी काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। स्पर्श अनुभव पर यदि आप स्पर्श अनुभव नहीं भी जानते तो आप तो ये दो जान रहे हो ना, तो उपरोक्त सभी आंसर लगा देना, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? मैंने बताया ना एसिड रेन, फिर आ गया अम्ल क्षार वाला टॉपिक, ठीक है। तो एसिड रेन जो होता है दोस्तों, उससे क्या होता है, ताजमहल को प्रदूषण हो रहा है। और एसिड रेन किसके किसके कारण होती है आपको पता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों जब जल के साथ क्रिया करती है तो क्या क्या बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों गंधक बना लेती है और नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। तो और वर्षा का मान जो है दोस्तों यदि 5.6 से कम हो जाता है, कितने से? 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा हो जाती है। अब पीएच क्या होता है दोस्तों? पीएच जो होता है 7 होता है तो उदासीन मिलियन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है। ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैंने आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? अगर आपको परमाणु त्रिज्या का कॉन्सेप्ट पता है तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आप इसको कुछ नहीं कर पाओगे। ऊपर देखोगे और जैसे ही राम बोल के तुक्का मारोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो देखिए परमाणु त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? सिंपल त्रिज्या क्या होती है, कोई भी वृत्त होता है दोस्तों तो वृत्त के केंद्र से लास्ट पॉइंट तक क्या होता है, उसकी त्रिज्या होती है। तो परमाणु त्रिज्या भी ऐसी होती है। नाभिक से क्या होता है, लास्ट जो कक्ष होता है उसकी दूरी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन यदि आवर्त सारणी, ठीक है, कक्षा 10 का जो चौथा टॉपिक है दोस्तों आवर्त वाला, ठीक है, तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण उसको पढ़ लोगे तो आपसे ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए आवर्त सारणी में दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर याद रखना परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है। जैसे मान चलो दोस्तों सोडियम आ गया, ठीक है, मैग्नीशियम आ गया, ठीक है, मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। यदि आप बाएं से दाएं जाओगे ना तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, ठीक है। और अगर दोस्तों ऊपर से नीचे आओगे तो जैसे मान चलो ऊपर से नीचे कैसा आ रहा है, जैसे लिथियम आ गया, ठीक है, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, है ना। तो ये ऊपर से नीचे आएंगे दोस्तों तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। याद रखना परमाणु त्रिज्या बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। तो दोस्तों यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसका आंसर लगा देते। Fe, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है, ये जो होता है दोस्तों क्या होते हैं, इनकी परमाणु त्रिज्या समान होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट समान नहीं होती, लेकिन क्या होता है ये एक ही वर्ग के हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक ही वर्ग वाले से बाकी सब अलग अलग वर्ग के हैं। इसलिए दोस्तों Fe, CO और Ni, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल और फेरम, ठीक है, इनके क्या होती है परमाणु त्रिज्या समान होती है। दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों जीव लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, ठीक, कई बार पढ़ा चुका हूँ। पादपों में पोषण किसमें पढ़ाया था? पादपों में पोषण जो होता है दोस्तों, परजीवी क्या होता है, सहजीवी क्या होता है, पोषण क्या होता है, मृतोजीवी क्या होता है। जो स्टूडेंट मेरी क्लास देख रहा है उसको पता है भाई, मैंने जो पढ़ाया हूँ ना आपको फर्जी नहीं पढ़ाया हूँ, बिल्कुल जो क्लास स्टूडेंट देख रहा है मेरा बंदा, ठीक है, तो बिल्कुल ये मान के चलो कि आपको साइंस में बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि आप मेरी क्लास देखो, लेकिन आप देखोगे तो निश्चित तौर पे और आप पढ़ रहे होगे तो आपको खुद समझ में आता होगा दोस्तों कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और किस चीज़ को पढ़ेंगे जब हमसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अभी मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ, अभी देखिए, अभी मैं जब तक MP पटवारी का एग्जाम है 15 मार्च से, तो 15 मार्च के पटवारी तक पेपर दोस्तों तक हम सिर्फ NCERT पढ़ेंगे। और जैसे ही पटवारी का पेपर हो जाएगा दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद ऐसा आपको मैं कंटेंट दूंगा, ठीक है, कि एक दिन में आपके लिए मैं 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बिल्कुल आपको रट जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। MP पटवारी तक दोस्तों हमको सिलेबस कवर करना है, ठीक है, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है अभी, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाए दोस्तों सहजीवी संबंध। और मैंने बताया था लाइकेन जो होता है दोस्तों कवक और शैवाल का सबसे अच्छा उदाहरण होता है सहजीवी का, ठीक है। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध उपस्थित करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों दो जीव जो होते हैं दोस्तों परस्पर एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, उसको सहजीवी कहते हैं। लाइकेन क्या होता है दोस्तों कवक और शैवाल के इनमें सहजीविता पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर करते हैं। स्वपोषी का उदाहरण क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे। विषमपोषी को होते हैं मानव हो गया। अच्छा, मृतजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी या मृतोपजीवी दोस्तों जो मृत सड़े गले पदार्थों के ऊपर रह के क्या करते हैं, भोजन का भक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम हो गया, ठीक है, कवक हो गया ना, फंजाई हो गया, मशरूम, कवक, फंजाई, ये क्या है, मृतोजीवी हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सहजीवी हो गया। परजीवी क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था अमरबेल। अमरबेल का कलर कौन सा होता है भाई, आपने देखा होगा पीला कलर की होती है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो भोजन कहाँ से लेगी, दूसरे पौधों के ऊपर लपट कर क्या करती है, भोजन का रस चूसती है, दूसरे पौधों का रस चूसती है। इसे क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है,
ठीक, सारे फैक्ट मैंने समझा चुका हूँ आपको वहां पर, ठीक है। अच्छा, एक पादप होता है दोस्तों, याद रखना, जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, उसको कहते हैं घटप्रणी का पौधा। कौन सा पौधा? घटप्रणी का पौधा या पिजर प्लांट का पौधा, ठीक है। इसमें दोस्तों याद रखना स्वपोषण भी होता है, मतलब स्वयं भी भोजन सकता है, और विषम पोषण भी होता है। मतलब क्या होता है दोस्तों, उसके जो फूल होता है ना, उसमें कोई जीव फंस जाता है, रेशेदार होते हैं, तो उससे उसको क्या कर लेता है, उसका रस चूस लेता है। तो मतलब स्वपोषण भी होता है और विषम पोषण भी होता है पिजर प्लांट में, ठीक है। कीट भक्षी पादप कहते हैं इनको, ठीक। घर्षण बल किसके साथ बढ़ते हैं? मैं अब बता दिया हूँ, खुरदरापन, जितना ज्यादा खुरदरापन होगा दोस्तों तो घर्षण बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्री होता है, अब निर्मित दर्पण है तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। देखिए दोस्तों, दर्पण क्या होता है? जिसमें हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं। घर का उदाहरण के लिए आईना, ठीक है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल, और एक होता है दोस्तों, याद रखना, कौन सा होता है? गोलीय, ठीक, गोलीय। समतल से दोस्तों नाम आ रहा है प्लेन हो गया जैसे घर का, और गोली दोस्तों मतलब थोड़ा थोड़ा गोल होगा, ठीक है, अंदर से खोखला होगा, ठीक है, उसका कोई तल अंदर उभरा होगा, कोई अंदर की तरफ दबा होगा, ठीक है। तो ये होते हैं गोली दर्पण। अब गोली दर्पण भी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। हाँ, अवतल और उत्तल यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, अवतल क्या होता है दोस्तों? अवतल मतलब आ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब दोस्तों अंदर की तरफ दबा रहता है। ये अवतल दर्पण किसकी तरफ दबा रहता है? अंदर की तरफ दबा रहता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अंदर की ओर वक्री है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और उत्तल क्या होगा दोस्तों? उत्तल की अवतल अंदर, अवतल आ से अंदर की ओर दबा है, ठीक है, और उत्तल दोस्तों ऊ से उभरा है, उभरा बाहर की ओर उभरा रहता है, ठीक है। उत्तल उभरा है मतलब बाहर की ओर, अवतल अंदर दबा है मतलब अंदर की ओर। आ से याद रखना और उत्तल को ऊ से याद रखना, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों एक चीज और याद रखना दोस्तों, कि जो समतल दर्पण होता है दोस्तों, उसका छवि देखने के लिए उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण देख, गाड़ी में हमारी जो गाड़ी रहती है टू व्हीलर, ठीक है, तो टू व्हीलर में दोस्तों हम पीछे का वाहन दिखता है ना हमको, ठीक है, तो वो उत्तल होता है। कौन सा होता है? उत्तल। मतलब दोस्तों क्या होता है वो उत्तल, मैंने बताया ना, उभरा रहता है। देखिए आप ऐना देखना, गाड़ी का ऐना थोड़ा उभरा टाइप दिखता है, आपने अच्छे से देखना, ठीक है, तो उसमें उत्तल होता है। और दाढ़ी हजामत जो बनाते हैं हम दोस्तों, ठीक है, और डॉक्टर जो रहते हैं, नाक कान गला वाला जो रहता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, जो डिश एंटीना देखा होगा आपने दोस्तों, छतरी, यार डिश टीवी की छतरी देखे होगे, तो उसको अच्छे से देखना जाके, उसके पास जो एलएनबी लगी रहती है ना, वहाँ देखना जाके, वो अंदर की ओर दबी रहती है, ठीक है। अंदर की ओर दबी मतलब क्या हो गया? अंदर की ओर दबी मतलब अवतल, बाहर की ओर उभरा मतलब उत्तल, ठीक है। तो डिश एंटीना अवतल पृष्ठ है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों टार्च होता है, सर्च लाइट होता है, वाहनों की जो सैटेलाइट होती है ना, वो भी क्या होता है? अंदर की तरफ दबे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं? अवतल दर्पण के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, गेहूं में काला किट्टू रोग उत्पन्न होता है पक्सिनिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? पक्सिनिया के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, यदि आप गेहूं में काला किट्टू रोग यदि आपने पढ़े तो ठीक है, और यदि आपको नहीं पता है तो इसको याद कर लेना, ठीक है। और क्या करना, कोशिश करना कि जितने भी रोग होते हैं गेहूं में, धान में, खैरा रोग जो होते हैं ना, किसकी कमी से होते हैं, सब याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या कहलाता है? तो इस विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा पाया जाता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, दही या खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। पालक में कौन सा पाया जाता है? पालक में पाया जाता है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। अगर पूछूं दोस्तों आपसे मैं कि आंवला जो होता है, आंवला किसका स्रोत है? विटामिन सी का स्रोत है, और विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। इमली, अंगूर और कच्चे आम में टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये तो हो गया अम्ल की बात। अगर क्षार पूछ ले, खिड़की के कांच में कौन सा क्षार होता है, तो फिर तो याद रखना दोस्तों, खिड़की के जो कांच होते हैं ना, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। कौन सा होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है खिड़की के कांच में, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, चूने के पानी में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अच्छा, साबुन क्या होता है दोस्तों? साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना। अच्छा, लिटमस का नाम सुना होगा। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? आपने लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। अम्ल 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 क्या करता है? नीले को लाल करता है। क्षार क्या करता है? लाल को नीला करता है, ठीक है। अच्छा, क्षार जो होता है दोस्तों फिनाप्थिलिन के रंग को कैसा करता है? क्षार जो होता है फिनाप्थिलिन के रंग को गुलाबी कर देता है। अच्छा, अम्ल क्या करता है? तो फिनाप्थिलिन का रंग उसमें नहीं बदलता है, ठीक है। अच्छा, आशुद्ध जल कैसा होता है? तो आशुद्ध जल याद रखना दोस्तों, आशुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, न तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पार्सलिन कप में पीना अधिक आसान होता है।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको पार्सनल कप ही में ही चाय पियोगे आप, तब आपको पता चलेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो ऊष्मा का कुचालक होते हैं दोस्तों उसमें आसान होता है। स्टील के कप में क्या होगा, ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, मुंह जल जाता है। और पार्सनल कप में पीना क्या होता है, आसान इसलिए होता है कि पार्सनल क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, स्टील के कप में भी अपन चाय पीते हैं, और पार्सनल कप मतलब चिनमिट्टी के ले लो। ठीक है, तो चिनमिट्टी के कप में क्या होता है, उसमें दोस्तों जो ऊष्मा रहती है ना वो ऊष्मा का कुचालक होता है, उसमें ऊष्मा उतने अच्छे से स्थानांतरण नहीं होती, इसलिए वो गर्म नहीं होता, चाय बस अंदर गर्म रहती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है भाई। अच्छा, ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। अच्छा, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अगर आपसे पूछूं कि जो थर्मामीटर होता है जिससे हम हमारा तापमान नापते हैं उसकी परिसर क्या होती है, तो 35 से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अच्छा, प्रयोगशाला जो तापमापी होती है उसकी कितनी होती है, तो 10 से लेकर 110 तक। ठीक है, 10 से 110 प्रयोगशाला और 35 से 42 तक इसकी होती है आपकी थर्मामीटर की। अच्छा दोस्तों, ऊष्मा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, तो याद रखना गर्म वस्तु से हमेशा ठंडे वस्तु की ओर स्थानांतरित होगी। करके देखना, गर्म वस्तु को रखना ठंडी वस्तु के पास, तो कौन गर्म होती है और कौन ठंडी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा का जो संचरण होता है कितने प्रक्रम में होता है, तो चालन, ये क्वेश्चन भी आगे आपको मिलेगा अगले शिफ्ट में। चालन, संवहन और विकिरण, ये 3 माध्यम से दोस्तों क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। चालन ठोस में, संवहन द्रव और गैस में, और विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, चालक और कुचालक क्या होते हैं, चालक जैसे लोहा हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, तांबा हो गया, ये चालक होते हैं, ठीक, ऊष्मा के। अच्छा, कुचालक जैसे दोस्तों प्लास्टिक हो गई, है ना, लकड़ी हो गई, ठीक, प्लास्टिक और लकड़ी हो गई, ये क्या हो गया, कुचालक होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए, तो वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध बिल्कुल किया जाना चाहिए, वन को आग से रोकना, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये भी दोस्तों एनसीईआरटी का है ना। एसिडिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है, तो देखिए दोस्तों, अगर जरा सा भी आपके अंदर दिमाग रहता ना, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन देखते ही सॉल्व कर देते। अम्ल तो बोला है, उदासीन बोलना है। अम्ल किसके साथ उदासीन होता है, क्षार के साथ। अम्ल प्लस क्षार वाली क्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण होती है ना। तो देखिए हाइड्रोक्साइड क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये एक क्षार है। बाकी नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल, ये तीनों अम्ल हैं। तो अम्ल तो के साथ के उदासीन होता है कि नहीं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसलिए इसका आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये होगा 20 प्रश्न। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। ठीक, यदि आपको क्लास पसंद आई, ठीक है, और इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट चाहिए हर दिन दोस्तों, बहुत छोटी क्लास लाता हूँ, 20 प्रश्न करवा दिया दोस्तों मैंने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, और मात्र 30 मिनट का वीडियो है ये। ठीक है, अगर आप दूसरे यूट्यूब क्लास में जाके देखना, आपको 1.5-2 घंटा वहाँ पर आपका समय लेते वो। ठीक, और फिर भी आपको इतना कंटेंट समझा पाते या नहीं पाते मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा दोस्तों कि यदि आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।